हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मार्गरेट एटवुड के हैंडमेड्स टेल, इस डिस्टोपियन नॉवेल के बारे में। हैंडमेड्स टेल 1985 में पब्लिश हुई थी और बाकी के जो डिस्टोपियाज रहते हैं वो सोसाइटी को एज ए यूनिट सफरिंग में है ऐसे दिखाते हैं, बट इसका डिस्टोपिया जो है वो काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें विमेन सेंट्रिक डिस्टोपिया है और किस तरीके से विमेन सफ़र कर रही है एक पॉसिबल रियलिटी में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो जो बेसिकली जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म और सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने जो विमेन को राइट दिए हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट और राइट टू वर्क, ये सभी जो राइट्स हैं उनके, वो सब उनसे छीन लिए जाते हैं। उनके जो क्लोथिंग वगैरह है उनको पूरी तरीके से कपड़ों में ढक दिया जाता है। बेसिकली एक मतलब कि एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी में, यानी कि जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 80s में ईरान में, उसमें जिस तरीके की सोसाइटी थी बेसिकली उसी तरह की सोसाइटी है। सबसे पहले हम इसके डिस्टोपिया के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इसका डिस्टोपिया आता है। तो इन सम नियर फ्यूचर कैलिफोर्निया में, यूएसए में, जो प्रेसिडेंट है उसको असैसिनेट कर दिया जाता है और यूएस की जो डेमोक्रेसी है उसको टॉपल करके, मिलिट्री कूप करके, एक थियोलॉजिकल बेसिस वाला थियोक्रिटिक फंडामेंटलिस्ट एक रजीम पावर में आता है और उनका पूरा जो पावर स्ट्रक्चर है या उनका जो भी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है वो ओल्ड टेस्टामेंट के आधार पर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो जेकब की जो स्टोरी है उसके आधार पर एक अलग सी एक सोसाइटी फॉर्म की जाती है। इस सोसाइटी में विमेन की जो फ्रीडम है वो उनसे छीन ली जाती है और सबसे मेन बात कि इस टाइम पे अर्थ की जो है वो बैंड बज चुकी है क्योंकि हर जगह पे वॉर वगैरह की वजह से रेडिएशन फैल चुकी है और पोल्यूशन की वजह से बहुत से इम्पैक्ट्स हुए हैं एनवायरनमेंट के ऊपर और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से, और प्लस ये रेडिएशन और एनवायरनमेंट की बैंड बच जाना, उसकी वजह से ह्यूमैनिटी की जो पॉपुलेशन है वो स्टेराइल बन चुकी है। मतलब कि बिग चंक, लार्ज चंक ऑफ मेन एंड वुमेन हैव बिकम स्टेराइल। तो ऐसे टाइम पे जो फर्टाइल वुमेन जो है वो एक कमोडिटी बन जाती है और इस सोसाइटी में जिस तरीके से इस्लाम में विमेन एक बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन रहती है एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक नेशंस में, उसी तरीके से इस डिस्टोपिया में भी जो विमेन है, और ये क्रिश्चियनिटी बेस्ड डिस्टोपिया है, तो वुमेन जो है वो बेबी प्रोड्यूस करने की मशीन बन जाती है और उनका पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो उनकी फर्टिलिटी के आधार पर ही है। तो इस सोसाइटी में जो पहले के लोग थे, पावर में थे, वो ही अभी भी पावर में है और उनको कमांडर माना जाता है, उनको कमांडर का दर्जा दिया जाता है। और बाकी के जो मेन हैं नॉर्मल, वो एक तो उनको अलग अलग जगह पे लेबर के लिए भेज दिया जाता है, लेबर टास्क के लिए, बहुत मतलब कि हेवी काम करने के लिए, या फिर उनको ब्रेन वॉश करके मिलिटराइज किया जाता है, उनको सोल्जर्स बना दिया जाता है। और वुमेन जो है उनकी फर्टिलिटी के आधार पर उनका एक पूरा कास्ट सिस्टम बनाया गया है, उनको अलग अलग कलर के वेल्स उनको दिए गए हैं। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर जो विमेन रहती है वो रहती है कमांडर्स की वाइव्स, जिनको ब्लू कलर दिया जाता है, उनको कुछ मतलब कि उनको बहुत इम्पोर्टेंस वगैरह रहता है। सेकेंड जो रहती है वो हैंडमेड्स रहती है। हैंडमेड्स ऐसी विमेन रहती है जो फर्टाइल है, उन्होंने पहले भी बच्चों को जन्म दिया है, वो अभी भी बच्चों को जन्म देने की कैपेसिटी रखते हैं, और उनके कपड़े जो रहते हैं वो लाल कलर के, उनका वेल रहता है। और नेक्स्ट जो स्ट्रेटा है उसमें ग्रीन कलर के कपड़े पहनने वाली औरतें रहती है। ये सब मतलब कि घर का झाड़ू पोछा करना, खाना वगैरह बनाना, कमांडर के घर का, ये सब काम ये लोग करते हैं। फिर इसके बाद आंट्स जो ब्रेन वॉश करने का काम करती है, तो ये उन्हें आंट्स कहा जाता है। ये सब जो विमेन है वो मोस्टली बूढ़ी औरतें रहती है, बहुत स्ट्रिक्ट इन नेचर रहती है और इंडॉक्ट्रिनेट करने का और विमेन को, हैंडमेड्स को ट्रेन करने का काम ये ग्रुप करता है आंट्स का।
और उसके नीचे जो विमेन है वो इकोनो वाइफ्स कहा जाता है। ये सब गरीब स्ट्रेटा की महिलाएं रहती है, गरीब मेन की वाइफ्स वगैरह रहती है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है बुक में, और मैं उनके कपड़ों का कलर भी भूल गया। ओके, और उसके नीचे फिर विडोज वगैरह ऐसे कुछ अराउंड 10 to 12 कलर के वेल के कलर्स वगैरह में ये पूरी उनकी कास्ट सिस्टम है। तो हमारी जो स्टोरी है हैंडमेड्स टेल की, वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है एक हैंडमेड का, और हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है ऑफ फ्रेड। तो ऑफ फ्रेड मतलब कि विमेन, वो उसका असली नाम नहीं है। तो जो भी वुमेन जिस कमांडर के घर पे जाती है तो उसका नाम वो ले लेती है। जैसे कि ऑफ मतलब फ्रेड, ऑफ फ्रेड मतलब कि फ्रेड की हैंडमेड, ठीक है। तो उसका ऑफ फ्रेड की स्टोरी इसमें उसने नरेट की है खुद की, कि किस तरीके से उसकी पूरी जो लाइफ है, मतलब उसका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो पैशनलेस है, और किस तरीके से वो रोज चाहती है कि वो सुसाइड करे या खुद को एंड कर दे, फिनिश कर दे, पर वो सब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो एजेंसी है सुसाइड की या खुद की लाइफ एंड करने की, वो भी महिलाओं से छीन ली गई है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक बंद कमरे में रख दिया जाता है। और हर महीने के एक दिन में एक रिचुअल किया जाता है उसको, जिसमें वो और कैप्टन सेक्स करेंगे और एक बच्चा प्रोक्रिएट करने की वो कोशिश करेंगे। बट ये जो सेक्स रहता है ये बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं रहता। तो ये मतलब कि बेसिकली डेड बॉडी के साथ सेक्स करने का एक्सपीरियंस है। उस टच को, उस फीलिंग को, कुछ पैशन नहीं है। तो ऐसा सब बहुत है इसमें। तो किस तरीके से ऑफरेड की स्टोरी अनफोल्ड होती है यही इसमें बताया गया है। तो ये इसका प्लॉट है बेसिकली, और बुक 300 पेजेस और सो लंबी है। तो मैं अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा। तो मैंने ये बुक पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड था, बट थोड़े पेजेस पढ़ने के बाद मैं बोर हो गया। बट फिर भी मैंने कुछ 50-60 पेजेस पढ़े और मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी अटैचमेंट कुछ फील नहीं हो रही है। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ऑफरेड से, वो बहुत सफ़र कर रही है, बट मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। वो बहुत से मतलब कि बहुत हेवी हैंडेड बुक है और बहुत हार्डकोर चीज़ें इसमें होती है। तो पहली तो स्टेट स्पॉन्सर्ड सेक्स रेप जो है वो चल रहा है, फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। मर्डर्स हो रहे हैं, फिर भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। वायलेंट एक्शंस हो रही है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। जेनेटाइल्स का म्यूटिलेशन हो रहा है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो ये सी सब चीज़ें इसमें होती है, बट मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो मैं बहुत बोर हो गया इस बुक को पढ़ के स्टार्टिंग में, और बहुत बोरिंग तरीके से इसको लिखा गया है। बहुत ब्लैंड और स्टेल राइटिंग लगी इसकी मुझे। तो मैंने मेरे एक दोस्त को कांटेक्ट किया जिसने बुक पढ़ी है, और मैंने उसको कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ इस बुक को पढ़ के, मैं इसे पढूं कि नहीं पढूं। तो उसने मुझे बताया कि उसने भी 2-3 बार कोशिश की इस बुक को पढ़ने की, और थर्ड टाइम पे उसने फाइनली इस बुक को फिनिश किया, क्योंकि उसे भी ये बुक काफ़ी बोरिंग लग रही थी। बट वो कहती है कि वो राइटिंग काफ़ी ब्रिलियंट है। और सबसे पहले तो ये जो कनेक्शन वाला पार्ट है कैरेक्टर से कनेक्ट करने का, तो मैं ये स्टोरी जो है वो बेसिकली एक वॉइसलेस वुमन की स्टोरी है, जो सोसाइटी में उसको सप्रेस किया जा रहा है, और वो किसी भी तरीके से एस्केप नहीं कर सकती उसकी सिचुएशन को। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि यू आर नॉट अ वुमन हु इज़ बीइंग सप्रेस्ड, हुज वॉइस इज़ बीइंग सप्रेस्ड, नीदर आर यू अ वुमन। तो तुम कभी भी इस बुक से या इस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बट दैट्स फाइन, ठीक है। क्योंकि एक लिव्ड एक्सपीरियंस चीज़ जो है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कैरेक्टर को आपको अगर कनेक्ट करना है तो। बट अगर मैंने कुछ लिव्ड एक्सपीरियंस ही नहीं लिया है तो मैं डेफिनेटली इसको कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मुझे ये बुक उतनी, जितना इसको बहुत प्यार किया जाता है, बहुत बिलोवेड बुक है, पर मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी, बट दैट्स फाइन। फिर उसके बाद इसका जो, अभी मैं इसकी कुछ दूसरे क्रिटिसिज्म है मेरे, तो इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग जो है, तो इतनी 300 पेजेस की बुक है और
मोनोलॉग सब चल रहे हैं, बट इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग या इसकी लोर जो है वो काफ़ी बेकार है। और जिस तरीके से जो ट्रांजिशन दिखाया है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिस्टोपिया, वो भी मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, इतना लॉजिकल नहीं लगा। क्योंकि अगर लॉजिक की हम बात करें तो वो बुक खुद के ही बहुत से प्लॉट पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। बट दिस बुक इज़ नॉट अबाउट द डिस्टोपिया, इट इज़ अबाउट अ वुमेन्स लिव्ड एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। और राइटिंग को भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो ऑफरेट जो है वो बहुत डिटैच्ड है, बहुत बोर हो गई है अपनी लाइफ में और एलियनेटेड है सभी से, पूरे वर्ल्ड से। और ऐसे बोरिंग लाइफ को अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो बोरिंग तरीके से ही करेगी। बट स्टिल मैंने बहुत सी बोरिंग राइटिंग, मतलब बोरिंग सिचुएशन, जैसे कि काफका की राइटिंग्स जो है वो भी मैंने पढ़ी है, बट मुझे कभी उतना डिटैचमेंट फील नहीं हुआ उस बोर्डम को पढ़ के जितना मुझे ये बुक पढ़ के मुझे एक्चुअल में बोर फील हुआ, ठीक है। और जो इसमें मतलब कि जो रिलीजन का पार्ट है, तो अगर आपको उस डिस्टोपिया के बारे में बात करना है तो आप क्रिश्चियनिटी को क्यों यूज़ कर रहे हो भाई। आप जिस बैकड्रॉप में आपने वो बुक लिखी है, अगर आपने इस्लामिक रिवोल्यूशन के ईरानियन रिवोल्यूशन या इस्लामिक रिवोल्यूशन के बैकड्रॉप पे इस बुक को लिखा है तो भाई उसको उसके बारे में डायरेक्टली लिखो। बट नहीं, तो इसमें क्रिश्चियनिटी के नाम पे ये सब चीज़ें बताई गई है। बट हाँ कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है इस्लाम ज़्यादा उसके ऊपर काम करता है, ना कि क्रिश्चियनिटी। तो मुझे वो भी काफ़ी इजी वे आउट लगा इस बुक में कि या शी इज़ नॉट टेकिंग द अफर्मेटिव एक्शन जो उसको 1985 में लेना चाहिए था इस बुक को लिखते समय। तो ऐसी सब चीज़ें हैं। बाकी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक वुमेन नहीं हूँ, तो मैं नहीं इसके बारे में कुछ अच्छा बोल सकता, मैं कितना भी ट्राई करूँ। बट इसमें कुछ ब्रिलियंट आइडियाज़ है, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं, और आप वुमेन हो या नहीं हो फिर भी आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करोगे। मैं नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत से लोग इसको एंजॉय करते हैं, बहुत से लोगों की ये टॉप नॉवेल्स में से ये एक बुक है। तो डेफिनेटली इसे मैं रिकमेंड करूँगा, पर सबको अच्छी लगेगी ये मैं नहीं कह सकता। जिन चीज़ों को इसमें क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई है या किसी आइडियोलॉजी वगैरह को, तो वो मुझे बहुत ही सुपरफिशियल अटेम्प्ट लगा। बेसिकली मेरा ऐसा है कि मैं मार्क्सिस्ट वे में दुनिया को एनालाइज करता हूँ, क्रिटिसाइज़ करता हूँ, किसी भी आइडियोलॉजी को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी पावर स्ट्रक्चर को या पावर स्ट्रगल को। और जिस तरीके का इसमें डिस्टोपिया दिखाया गया है वो मार्क्सिज्म में नहीं बैठता, तो इसलिए मुझे वो भी काफ़ी सुपरफिशियल अटेम्प्ट टू क्रिटिसाइज एन आइडियोलॉजी, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है इस बुक के बारे में। तो ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट मैं अभी वो सब डिस्कस नहीं करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।